जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बिंदास खबरें में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि खबरों का ये सिलसिला आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,95,812 पहुँच गई है। अच्छी बात यह है कि 2,14,206 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 12,970 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 87,65,473 नए मामले सामने आए हैं, पर अच्छी बात यह है कि 46,27,844 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 4,62,681 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 50,000 करोड़ 116 जिले और 6 राज्य, पीएम मोदी आज करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को यानी कि आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुभारंभ करेंगे। इस योजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के डिजिटल शुभारंभ में 5 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के 116 जिलों के 25,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को इस अभियान के लिए चुना गया है, जिनमें कि 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। इन जिलों में ऐसे करीब 2/3 प्रवासी मजदूरों को शामिल करने का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रदेश के 31 जिलों का चयन किया गया है। यह दोस्तों, आपको बता दें कि इसे देश के 116 जिलों में संचालित किया जाएगा, जिनमें कि प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 से अधिक है। दोस्तों, जिस तरीके से मजदूर भाइयों को और कामगारों को उनके घर के पास ही अब काम मिलेगा, जिससे कि उन्हें दूसरे राज्य जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चीन से गलवान विवाद पर वायुसेना प्रमुख की 2 टूक, हम जवाब के लिए तैयार और तैनात भी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख में LAC पर झड़प को लेकर चीन से तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया हैदराबाद पहुंचे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने पासिंग आउट परेड के दौरान वायुसेना के जवानों को संबोधित किया। आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। हमारे क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य यह बताता है कि हमारे सशस्त्र बल हर समय तैयार और सतर्क हैं। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर छोटी सी सूचना पर हम हालात को संभालने के लिए तैयार हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 19 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव, 8 बनाम 4 रहा बीजेपी कांग्रेस का स्कोर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को चुनाव हुए। सभी 19 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं। गुजरात, MP, राजस्थान जैसे हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर नजर आई, लेकिन अन्य राज्यों में स्थानीय पार्टियों का प्रभाव ही ज्यादा नजर आया। आपको बता दें कि पार्टी वाइज चुनाव परिणामों की बात करें तो बीजेपी के हिस्से में 8 सीटें आई, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 4 सीटें ही रही। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश की सभी 4 सीटें YSR कांग्रेस पार्टी ने कब्जा जमाया। दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार को हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने MP में 2, गुजरात में 3, राजस्थान और झारखंड में 1-1 सीट पर कब्जा जमाया। इसके अलावा मणिपुर की 1 राज्यसभा सीट पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस को राजस्थान में 2 सीटें हासिल हुई, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश में उसे 1-1 सीट के साथ ही संतोष करना पड़ा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि एयर इंडिया ने पेश किया सप्ताह में 3 दिन काम करने का प्लान, कर्मचारियों को मिलेगा 60% वेतन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी से विमानन उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अगर एयर इंडिया अपने स्थायी कर्मचारियों के लिए एक नई योजना लेकर आई है, जिसके तहत उन्हें सप्ताह में कम से कम दिन काम करना होगा। दरअसल एयर इंडिया के इस योजना के तहत पायलटों और केबिन क्रू सदस्य को छोड़कर स्थायी कर्मचारियों को सप्ताह में 3 दिन काम करने का विकल्प मिलेगा। अगर कर्मचारी इस विकल्प को चुनते हैं तो उन्हें 60% वेतन दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्लान को लेकर एयरलाइंस के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना को लागू करने का सबसे बड़ा मकसद महामारी के दौरान एयर इंडिया की नकदी प्रवाह की स्थिति को सुधारना है। आपको बता दें कि अधिकारियों की तरफ से यह बताया गया है कि जो स्थायी कर्मचारी इस विकल्प को चुनेंगे वे इस योजना को 1 साल तक के लिए अपना सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें 60% तक ही वेतन मिलेगा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी के कहर में एक
एक अच्छी खबर, दिल्ली में 3 गुना सस्ता होगा इलाज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते केस और मरीजों के दम तोड़ने के बीच एक अच्छी खबर आई है। दिल्ली में अब महामारी का इलाज पहले के मुकाबले 3 गुना सस्ता हो गया है। गृह मंत्रालय की कमेटी ने पीपीई किट के साथ आइसोलेशन बेड के लिए 8,000 से 10,000 रुपए, बिना वेंटिलेटर आईसीयू के बेड चार्ज 13 से 15,000 और वेंटिलेटर बेड के साथ 15 से 18,000 रुपए की दरों को लागू करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि यही नहीं, सरकार के मुताबिक भारत में महामारी से रिकवरी रेट बढ़कर 53.79% हो गया है। साथ ही एक दिन में करीबन 10,386 रोगी ठीक हुए हैं। इससे बीमारी से ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,04,710 पहुंच गया है। मौजूदा समय में करीबन 1,63,248 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं या फिर घर से ही उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि WHO की चेतावनी, महामारी का एक नया और खतरनाक चरण आने की उम्मीद। दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने शुक्रवार को दुनिया को महामारी के एक नए और खतरनाक चरण की चेतावनी दी है, जिसमें कि लॉकडाउन के लागू होने के बावजूद बीमारी तेजी से फैल रही है। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब पता चला है कि महामारी पिछले साल दिसंबर में इटली में मौजूद था। इसके कई महीनों के बाद इसका पहला पुष्ट मामला सामने आया। ठीक इसी समय चीन में महामारी का पहला मामला दर्ज किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी की वजह से दुनिया भर में 4,54,000 से अधिक लोग दम तोड़ चुके हैं और 8.4 मिलियन लोग इसकी चपेट में हैं। यह अब अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। वहीं यूरोप ने प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से आर्थिक नुकसान हुआ है। हालांकि WHO का कहना है कि महामारी अभी भी एक बड़ा खतरा बनी हुई है। WHO के मुखिया ने कहा कि दुनिया एक नए और खतरनाक चरण में है। बहुत से लोग घर पर रहने के कारण समझ नहीं रहे हैं, लेकिन महामारी अभी भी तेजी से फैल रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस महामारी के लिए टीके की खोज करने में लगे हुए हैं। हालांकि अभी भी उन्हें पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बुरारी में बन रहा है दिल्ली सरकार का वर्ल्ड क्लास अस्पताल, शुरू होगा महामारी का इलाज। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते महामारी को देखते हुए केजरीवाल सरकार लगातार बेड्स की संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है। इसी क्रम में अब दिल्ली के बुरारी में निर्मित हो रहे 700 बेड के अस्पताल में दिल्ली सरकार 450 बेड का नया महामारी अस्पताल शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अस्पताल का दौरा किया और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अस्पताल में हर तीसरे बेड पर ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुरारी में बन रहे इस अस्पताल में काफी काम हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि अभी यहाँ पर 450 महामारी बेड बनाए जा रहे हैं। वैसे तो यह 700 बेड वाला अस्पताल बनाया जा रहा है। अभी योजना यह है कि महामारी मरीजों के लिए यहाँ पर 450 बेड शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अच्छी बात है कि यहाँ पर हर तीसरे बेड पर ऑक्सीजन की आपूर्ति है। यहाँ पर 125 बेड पर ऑक्सीजन की आपूर्ति है और 125 बेड पर हम सिलेंडर से ऑक्सीजन देंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी बोले, महामारी के खिलाफ मजबूत इम्यूनिटी ही सुरक्षा कवच, घर पर मनाएं योग दिवस। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी लोगों को घर पर ही परिवार के साथ योग करने की अपील की है। इतना ही नहीं, महामारी को देखते हुए पीएम मोदी ने लोगों से योग के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील की है। दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार रात देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीते 5 वर्षों में पूरा विश्व योग से जुड़ा है। इस बार हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए समर्पित करना है। हम खुद योग करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, जिससे कि हमारा समाज और परिवार स्वस्थ रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम सब लोग ये जानते हैं कि दुनिया में कहीं भी महामारी की वैक्सीन अब तक तैयार नहीं हो पाई है। इसलिए मौजूदा समय में मजबूत इम्यूनिटी ही हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच को बनाने में योग हमारा विश्वसनीय साथी है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन का दावा, हमारे हिस्से में गलवान घाटी, भारतीय सेना ने सीमा पार की। दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख की जिस गलवान घाटी की रक्षा में चीनी सैनिकों से संघर्ष के दौरान हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उसको लेकर चीन अब ये दावा कर रहा है कि यह चीन का ही हिस्सा है। इतना ही नहीं, चीन का कहना है कि कई वर्षों से वहां चीनी सुरक्षा गार्ड गश्त कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी निभाते रहे हैं। आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अपने वेबसाइट पर एक प्रेस नोट जारी करते हुए दावा किया कि गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के चीन की तरफ है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रेस नोट में दोनों देशों के बीच में कमांडर स्तर की दूसरी बैठक जल्द से जल्द करवाने की बात कही गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिंजियान ने 15 जून को पूर्वी लद्दाख में झड़प के लिए भारत पर दोष मढ़ते हुए कहा, गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी हिस्से में आता है। कई वर्षों से वहां चीनी सुरक्षा गार्ड गश्त कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी निभाते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सर्वदलीय बैठक में बोली ममता, भारत में बैन करे चीनी निवेश, भले ही झेलनी पड़े दिक्कत। दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख की गलवान
घाटी में चीन की सेना के साथ झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद देश पूरे गुस्से में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इसी मुद्दे पर सर्वदलीय वर्चुअल बैठक बुलाई थी। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक को लेकर कहा कि जवानों के लिए एकजुटता दिखाना राष्ट्र के लिए एक अच्छा संदेश है। बैठक के दौरान टीएमसी ने भारत में चीनी निवेश के मुद्दे को भी उठाया। टीएमसी के मुताबिक सामरिक क्षेत्र मसलन दूरसंचार, रेलवे और विमानन क्षेत्र में चीन को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि ममता बनर्जी ने बैठक में इस बात पर जोर दिया कि चीन की भारत में एंट्री पर बैन कर देनी चाहिए, चाहे हमें थोड़ा नुकसान ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि चीन को किसी भी सूरत में भारत के दूरसंचार, रेलवे और विमानन क्षेत्र में प्रवेश की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इससे हमें कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन हमें चीन को घुसने नहीं देना चाहिए। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, सर्वदलीय बैठक में सोनिया ने उठाए सवाल, पवार बोले संवेदनशील मुद्दों का रखे ध्यान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चीन से चल रहे तनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें कांग्रेस समेत 20 राजनीतिक दल के नेताओं के साथ मंथन किया गया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सर्वदलीय बैठक के वक्त कई सवाल उठाए और कहा कि अब भी देश में एलएसी से जुड़े कई मुद्दों पर अंधेरे में हैं। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने नसीहत देते हुए कहा कि चीन सीमा पर सैनिक हथियार लेकर गए थे या नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा तय होता है। हमको ऐसे संवेदनशील मुद्दों का सम्मान करना चाहिए। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन सीमा विवाद पर अवैसी ने पूछा, अब आगे क्या कदम उठाने जा रही है सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सीमा पर झड़प के बाद चीन को घेरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। हालांकि इस बैठक में एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को नहीं बुलाया गया। इस पर तीनों पार्टियां केंद्र सरकार से बेहद नाराज हैं और विरोध भी जताया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाए जाने पर एआईएमआईएम के नेता अवैसी ने पीएम मोदी को खत लिखा है और निराशा जाहिर की है। अवैसी ने पीएम मोदी से कहा है कि चीन सीमा विवाद पर आपके नेतृत्व में आयोजित सर्वदलीय बैठक में मेरी पार्टी को नहीं बुलाया गया, जो बेहद ही निराशाजनक है। अवैसी ने ट्वीट करके बताया कि भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ को लेकर पीएम मोदी को खत लिखा है। हमने अपने 20 बहादुर सैनिक खोए हैं और चीन ने हमारे क्षेत्र में कब्जा भी कर लिया है। अब किसी भी तरह की चीन से अपनी जमीन को छुड़ाना सैनिकों की शहादत का बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा, सेना सीमा पर तो जनता आर्थिक रूप से चीन को पछाड़े। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि मैं मध्य प्रदेश के लोगों से चीन में बने उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी सेना चीन सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देगी, लेकिन हमें उन्हें आर्थिक रूप से जवाब देना होगा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, राजस्थान में गर्मी का प्रकोप, जाने कहां होगी बारिश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में आज तड़के तेज हवा के साथ बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली है। हल्की बारिश से ही दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव देखने को मिला है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कहा गया था कि अगले 2 घंटों में हरियाणा के हिसार, जिंद, भिवानी, रोहतक, झज्जर के साथ दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की संभावना है। साथ ही इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नवजोत सिंह सिद्धू के घर पहुंची बिहार पुलिस की टीम, 3 दिन से नहीं मिल रहे हैं, नहीं ले रहे हैं समन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की तलाश में बिहार पुलिस की टीम अमृतसर में उनके घर पहुंची है। पुलिस टीम 3 दिन से सिद्धू के आवास के बाहर है, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बिहार पुलिस की टीम कटिहार में सिद्धू के खिलाफ दर्ज केस के सिलसिले में यहां आई है। बताया ये जा रहा है कि पुलिस टीम इस मामले में उनको समन देने पहुंची है। पुलिस टीम इससे पहले भी कोर्ट का समन लेकर आ चुकी है, लेकिन उस समय भी सिद्धू वहां नहीं मिले थे। पुलिस टीम का कहना है कि इस बार समन न लेना सिद्धू को भारी पड़ सकता है और गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए।